Good morning, students. Welcome in social science class. Dear students, today we are going to start another chapter from your social science book, chapter number 19, and the name of the chapter is Our State Governments. Dear student, in this chapter, we will learn about the governments which runs in the different states of India and their formations and the powers of the governors, powers of the chief ministers, and another ministers, councils of ministers. So, in this chapter, we will learn about these topics. So, let's start. India is the seventh largest nation of the world, extending over 3.2 million square kilometer. अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट नेशन है वर्ल्ड के अंदर, ये हम सब जानते हैं। इसका टोटल एरिया नियर अबाउट कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसकी कन्वीनियंस के लिए इसको 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया था। बट अब 29 स्टेट्स की बजाय क्या रह गई हैं 28 स्टेट्स। जम्मू और कश्मीर जो था स्टेट उसको अब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी पहले उसमें ये जम्मू और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ 7+2 ऐड कर दी गई हैं। बट 26 जनवरी 2020 को जो दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली ये यूनियन टेरिटरीज़ जो थी इनको एक कर दिया है। दमन दीव को किसके साथ मर्ज कर दिया गया है, दादरा और नगर हवेली। तो यहाँ पर -1 कर देते हैं तो टोटल यूनियन टेरिटरीज़ एट प्रेजेंट 8 रह गई हैं। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है। ईच स्टेट्स हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, विच इज़ रन ऑन द लाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। जैसे भी गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, हर एक स्टेट जो है वो फंक्शन अपने स्टेट के अंदर अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए वो करती है। यूनियन टेरिटरीज़ आर एडमिनिस्ट्र्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर और द चीफ कमिश्नर। जो स्टेट्स हैं उनको रन करता है अकॉर्डिंग टू जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो प्रेसिडेंट के थ्रू, जिसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एज अ चीफ कमिश्नर भी इसको बोलते हैं। तो ये लोग जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन दियर वर्किंग। स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है तर्ज पर काम करती है, बट दोनों ही अपने अपने लेवल में, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में अपने वर्किंग के लिए इंडिपेंडेंट रहते हैं। डिविजन्स ऑफ पावर्स, अब जो इंडिपेंडेंट ये काम करते हैं, जो इनका दायरा है, जुरिस्डिक्शन है, जिस एरिया में रहकर इन्होंने काम करना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो पूरे देश का और उसके लिए पॉलिसीज बनाती है, लॉज बनाती है, पूरे देश का जो कंट्रोल है उसके अंडर होता है। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जुरिस्डिक्शन क्या है, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट, तो वो स्टेट के अंदर रहकर उसको कुछ पावर्स दी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और वो स्टेट के काम जो है, जो भी पब्लिक वर्क्स हैं, ठीक है, वो करती है, डेवलपमेंट वर्क्स है, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल करता है स्टेट गवर्नमेंट। वो इंडिपेंडेंट है, और जो पावर्स हैं वो अलग अलग, सेंट्रल को अलग दी हुई हैं, स्टेट को अलग दी हुई हैं, और ये पावर जो है 3 लिस्ट में शो की होती हैं।
3 लिस्ट कौन सी हैं? फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, इसमें 97 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, अब ये बढ़कर 100 सब्जेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट लिस्ट है स्टेट लिस्ट, 66 सब्जेक्ट हैं, और जो थर्ड लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है इसमें 97 सब्जेक्ट यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पूरी कंट्री से कंट्री के जो काम है, पूरी कंट्री के लिए जो कार्य करने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनमें उनका जो है लिस्ट है, उनका दायरा उनको बताया हुआ है। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है, यानी स्टेट के पास 66 ऐसी पावर्स हैं जिनको यूज़ करके स्टेट के कार्य किए जाते हैं। ऐसे ही थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इसे समवर्ती सूची बोलते हैं। राज्य सूची है, केंद्र सूची है, और तीसरी सूची है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 47 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये मिलकर काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल एज इट हैज़ मोर पावर, मोर सोर्सेज, मोर फाइनेंसिस। अब तीनों जो लेवल हैं गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं, जिसमें हमने अभी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल की बात की है। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। देखो 97 100 सब्जेक्ट्स हैं उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, पूरी कंट्री के जो रिसोर्सेज है उसके अंडर होते हैं, और उनके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होती, पैसा होता है, तो वो पूरे देश के लिए जो डेवलपमेंट वर्क्स है वो करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। और जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो भी 100 सब्जेक्ट्स हैं उसको आप गूगल करके देख सकते हो, यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई मामले हैं, या होम जो अफेयर्स है, इसी तरह डिफेंस है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो जिनसे कंट्री प्रभावित होती है, कंट्री के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, तो वो सारे जो विषय हैं, सारे जो सब्जेक्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखती है और उसके ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं या लॉज है वो बनाती है। ऐसी स्टेट लिस्ट के पास 66 सब्जेक्ट हैं, तो उस पर स्टेट का ही राइट है, स्टेट के पास ही पावर है, उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो राज्य के अंदर काम करती है। और कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के एग्जांपल हम देख सकते हैं, पुलिस है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है। तो ऐसे 66 सब्जेक्ट हैं जो स्टेट के अंदर ही देखने होते हैं। कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में यूनियन जो गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। जैसे मैरिज है, डिवोर्स है, मेडिसिन्स है, एजुकेशन है, ये कुछ ऐसे मामले हैं जो स्टेट और देश से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इन पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है क्योंकि उसके पास पूरी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा पावर हैं, फाइनेंसिस हैं उसके पास अच्छे। तो स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट हैव एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, लेकिन उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी एक अलग पहचान है, और वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। और इंडियन फेडरल सिस्टम में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सबसे हायर लेवल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट से एक थर्ड लेवल की भी गवर्नमेंट बनी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये मीडियोकर है, ये स्टेट को भी एडवाइस करता है, हेल्प करता है, और लोकल गवर्नमेंट को भी रन करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फेडरल सिस्टम के अंदर, संघीय व्यवस्था के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो स्टेट है, लेजिस्लेचर में मीन्स क्या होता है, लेजिस्लेचर पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर जो भी काम करते हैं, जो भी कोई लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो बनाती हैं। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, मेक लॉज फॉर द स्टेट, विधायिका बोलते हैं इसको। इन मोस्ट स्टेट्स द लेजिस्लेचर्स हैज़ ओनली वन हाउस। लगभग हमारे देश के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से 6 को छोड़कर
बाकी स्टेट्स के अंदर क्या था, एक सिंगल हाउस होता है, वन हाउस, जिसे क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसका अनदर नेम क्या है, विधान सभा। सेम ही मतलब है इनका, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली बोल लें चाहे विधानसभा। तो स्टेट्स के अंदर क्या होता है, सिंगल हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा बोला जाता है। 6 स्टेट थी जिसमें 2 हाउसेस हैं, जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये स्टेट ही नहीं रहा। तो जब ये स्टेट ही नहीं रहा तो यहाँ पर हाउसेस भी जो है ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए इसको कट कर देते हैं तो हमारे पास रह जाते हैं 5 स्टेट्स। अदरवाइज़ हमारे पास 6 ऐसे स्टेट्स थे जिनके अंदर 2 हाउसेस थे। और लास्ट है आंध्र प्रदेश। हमें क्या लर्न करना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश हैव 2 हाउसेस, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद भी कहते हैं। तो इंडियन 5 स्टेट्स हैं जिनमें 2 हाउसेस होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन असेंबली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। अब कितनी असेंबलीज होंगी स्टेट्स के अंदर, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, ये उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। हाउ एवर द मिनिमम स्ट्रेंथ, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ बताई हुई है कि कम से कम 60 सीट और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीट्स हो सकती हैं, 500। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर जो इलेक्शन होता है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुनकर पावर में आते हैं। मिनिमम एज क्या होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने की, 25 ईयर्स। कुछ सीट्स जो है रिज़र्व की जाती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 2 हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और उनमें भी SC STs के लिए सीट्स रिज़र्व हैं। ये सोसाइटी के वो लोग हैं जो बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो इन वीकर सेक्शंस को अपग्रेड करने के लिए, इनका सोशल स्टेटस हाई करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है कि इन लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी सीट्स को रिज़र्व किया जाए, आरक्षित किया जाए, ताकि उस सीट पर ये इलेक्शन जो है विन करें और सत्ता में आए और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कार्य कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, उत्तर प्रदेश हैज़ 404 मेंबर्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, मेंबर्स हैं। और मिज़ोरम जो है वहाँ पर 40 ओनली हैं। जब यहाँ बात करें कि 60 जो स्ट्रेंथ कम से कम होनी चाहिए, तो ये एक एक्सेप्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो एक्सेप्शंस हैं उनको भी स्पेस दिया गया है। तो मिज़ोरम एक छोटा सा स्टेट है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो हैं वो 40 हैं ओनली। टर्म ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर्स। असेंबली का जो टाइम पीरियड है वो टेन्योर जो है 5 ईयर्स का होता है। इन केस अगर वो फंक्शन नहीं करती प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तब क्या होता है, इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर आल्सो। इन सच अ सिचुएशन देन द प्रेसिडेंट रूल इज़ इम्पोज्ड इन द स्टेट्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती तो उसको टाइम से पहले डिसॉल्व करने का भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस कंडीशन में जब डिसॉल्व हो जाती है विधानसभा, तब प्रेसिडेंट रूल जो है वो स्टेट के अंदर इम्पोज कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल मीन्स राष्ट्रपति जो है वो कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, जितने भी वर्क्स हैं वो सारे जो हैं उस टाइम प्रेसिडेंट की निगरानी में होते हैं। लाइक द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, ऐसे ही राज्यों के अंदर, स्टेट्स के अंदर भी स्पीकर्स होते हैं जो प्रिजाइड करते हैं मीटिंग्स को, असेंबली को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो डू यू नो में देखें, लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 हाउस इज़ नोन एज
यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चंस बन सकता है कि जो लेजिस्लेचर है, जिन स्टेट्स के अंदर 1 हाउस है उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, और जिन स्टेट्स के अंदर 2 हाउसेज हैं उसे बाईकैमरल लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ये मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है जिसमें स्टेट्स भी दिखाई गई हैं, शो की गई हैं, यूनियन टेरिटरीज़ भी की गई हैं। ये हम मैप स्किल में करेंगे इस चीज़ को। तो आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग स्टेट्स हैं। तो ये टोटल एट प्रेजेंट कितनी है, 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़। 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है, ये दमन और दीव है। इसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया है, दादर और नगर हवेली। ठीक है, दादर और नगर हवेली जो है और दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। इसी तरह दूसरी यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे यहाँ पर, ये रही दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पर है चंडीगढ़, और जम्मू, और ये एरिया जो है वो क्या है, लद्दाख। ओके, जम्मू कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव। टोटल यूनियन टेरिटरीज़ इंडिया में कितनी है बेटा, 8। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।